नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको मोशन ऑफ अर्थ जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने आपको रोटेशन के बारे में बारीकी से डिस्कस किया था। उससे अगला टॉपिक जो है दोस्तों वो है रिवॉल्यूशन। तो आज हमारा टॉपिक होगा रिवॉल्यूशन। और मैं दोस्तों स्पष्ट कर दूं आपको कि हमारा बेस एनसीईआरटी होता है, लेकिन जब भी कोई टॉपिक आता है तो हम उसे लास्ट तक टोटल कराते हैं, डिटेल में कराते हैं। फिर जैसे ही मान लो रोटेशन आया तो रोटेशन अब आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे ही आज मैं रिवॉल्यूशन पढ़ाऊंगा आपको, तो उसको भी यहाँ पढ़ने के बाद फिर किसी भी बुक में या किसी भी अन्य नोट्स में पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो मेरा उद्देश्य होता है कि फाइनली सब कुछ यही क्लियर करा दिया जाए। तो दोस्तों रोटेशन के बाद जो टॉपिक है रिवॉल्यूशन, इसे हम अगर हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं परिक्रमण, या इसी को वार्षिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण गति या वार्षिक गति। तो मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, इससे अगला टॉपिक रोटेशन। रोटेशन में हमने आपको ये बताया था कि पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वो 24 आवर में कंप्लीट किया जाता है लगभग। तो हमने ये बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज जो गति करती है, जिसे 24 घंटे में कंप्लीट करते हैं। मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, पृथ्वी यहाँ से घूम कर गई और फिर से यहीं आ जाए, तो ये एक पूरा जो चक्कर किया है, इस गति को हम बोलते हैं दोस्तों रोटेशन। मतलब अच्छी गति, ये अपने अक्ष पर करती है। ये जो अक्ष होता है जिस पर पृथ्वी बैलेंस किए हुए है, उसी अक्ष पर क्या करती है, ये गति करती है। इसी के साथ साथ पृथ्वी एक और गति करती है जिसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब पृथ्वी रोटेशन तो कर रही है अपने ही अक्ष पे, लेकिन उसके साथ साथ मान के चलिए ये सन है और पृथ्वी रोटेशन भी कर रही है, और रोटेशन के साथ साथ पृथ्वी इस सन के चारों ओर भी राउंड कर रही है इस तरीके से। मतलब ये तो चल रहा है इसका, इसके साथ साथ पृथ्वी जो ये राउंड करती है इस तरीके से जो राउंड। और दोस्तों एक चीज और मैं क्लियर करा दूं, जैसे ये सन है तो आप ये मत समझ लेना ऐसे करके गति नहीं करती। पृथ्वी कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के कोण पर ही अपनी एक निश्चित झुकाव में, पृथ्वी का जो झुकाव होता है परिक्रमण का वो निश्चित होता है। ऐसा नहीं होता कभी ऐसे झुकाव हो जाए परिक्रमण गति करते समय, कभी ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं होगा। पृथ्वी का अगर झुकाव यही है तो एक निश्चित झुकाव पर पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी अपनी परिक्रमण गति को पूरा करती है। दोस्तों इस परिक्रमण गति को पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी जब परिक्रमण करती है तो उसका जो झुकाव होता है वो एक निश्चित होता है, वो झुकाव बदलता नहीं है। लेकिन दोस्तों पृथ्वी जो अपनी परिक्रमण गति करती है तो वो गति समान नहीं होती, गति विभिन्न विभिन्न स्थानों पर बदलती रहती है। इसे हम अभी इसी टॉपिक में डिस्कस कराएंगे बड़े अच्छे से। तो दोस्तों हम बता रहे थे आपको कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी अपना परिक्रमण लगभग 365 सही 1/4 दिन, या बोल सकते हो लगभग 365 दिन और 6 घंटे। यदि इसे फिक्स करोगे तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। मेरा कहने का मतलब है आपको जो पढ़ना है रिवॉल्यूशन में, वो सबसे पहले ये पढ़ना है कि रिवॉल्यूशन होता क्या है। पहला ही पढ़ना है आपको। एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है, समय कितना लगता है, ये भी आपको पढ़ना है कि एक रिवॉल्यूशन में जो समय लगता है वो कितना लगता है।
दूसरी बात जो आपको पढ़नी है, पृथ्वी जिन कक्षाओं में, मतलब जिन कक्षाओं में रिवॉल्यूशन करती है उन कक्षाओं की आकृति क्या होगी, ये भी आपको क्लियर करना है। तो मैं आपको क्लियर करा देता हूं दोस्तों, जो रिवॉल्यूशन होती है, हमने भी बताया था आपको कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर क्या कर रही थी, चक्कर लगा रही थी। तो हम बोल सकते हैं पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो गति पूरी की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं। मैं बोल सकता हूं पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दिशा में, दिशा निश्चित होगी, दिशा और गति अनिश्चित होगी। गति भी देखिए, एक निश्चित दिशा में चक्कर लगाना, एक निश्चित दिशा में चक्कर लगाना क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है रिवॉल्यूशन। दूसरी बात, इसी में हम अगर बात करें तो रिवॉल्यूशन करने में, पृथ्वी की रिवॉल्यूशन जो मोशन होती है दोस्तों, वो प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होती है, अलग होती है। वैसे यदि गति की बात करें हम दोस्तों तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या हम इसी को बोल सकते हैं 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पृथ्वी का परिक्रमण करने की जो गति होती है उस गति को बोला जाता है। मैं इसके समय की बात करूं दोस्तों तो वैसे तो सामान्य बुकों में जो लिखा जाता है वो सामान्य बुकों में लिखा जाता है 365 दिन और 1/4 दिन, या इसी को बोल सकते हो आप 6 घंटे। और इसका अगर एकदम आप फिक्स डाटा की बात करोगे दोस्तों तो इसका फिक्स डाटा होता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, 46। ये इसका एकदम एक्चुअल कभी कभी वनडे एग्जाम जो होते हैं उनमें ये चीजें पूछ ली जाती हैं, तो ये इसका एकदम एक्चुअल डाटा होता है। दूसरी बात अगर हम आपसे करें दोस्तों पृथ्वी के बारे में तो इसकी आकृति, तो पृथ्वी जो है परिक्रमण, पृथ्वी अपना परिक्रमण दोस्तों दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। इसकी आकृति कैसी होगी कक्षा की, दीर्घ वृत्ताकार। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था पृथ्वी की जो आकृति होती है वो गोल नहीं होती, पृथ्वी ध्रुवों पर क्या होती है, पृथ्वी ध्रुवों पर सपाट होती है, ज्योड़ आकृति होती है पृथ्वी की। तो पृथ्वी कभी ये गोल वो नहीं करती, पृथ्वी इसी में दीर्घवृत्ताकार कहने का मेरा मतलब है लगभग इस तरह की गति करती है, इस तरह की, गोल नहीं है, वृत्त नहीं है, दीर्घवृत्त है ये, दीर्घवृत्ताकार। ये दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट में क्या करती है, गति करती है। तो एक राउंड पूरा करने में उसे कितना टाइम लगता है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। इसकी दिशा दो है दोस्तों, वो है पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की साइड में नहीं करती, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत। तो ये बेसिक जानकारी थी दोस्तों रिवॉल्यूशन के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताता हूं
ये मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी का जो रिवॉल्यूशन मोशन होता है वो प्रत्येक स्थान पर अलग अलग कैसे होता है, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें एक बात बतानी थी मुझे आपको, जैसे ये अर्थ की मैंने बताई थी भी आपकी, अर्थ हमारा जो होता है वो दीर्घवृत्ताकार उसमें कंप्लीट करता है, अर्थ परिक्रमण को दीर्घवृत्ताकार। तो मान के चलिए दोस्तों ये सन है, ये सन इसकी एक इवेंट है दोस्तों कि पृथ्वी अर्थ, ये मैं अर्थ मान लेता हूं, ये अर्थ है, ई मींस अर्थ, ये क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, सॉरी रिवॉल्यूशन कर रही है। पृथ्वी सूर्य से जो अधिकतम डिस्टेंस पर होती है वो दोस्तों होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, या हम अगर मील में लें तो 9.5 करोड़ मील। मील बड़ा होता है मीटर से। अगर मैं सन के पृथ्वी घूमती हुई सबसे नजदीक जो होती है वो होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, या 9.1 करोड़ मील। ठीक है दोस्तों, तो यहां मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा था, मैं ये बताना चाह रहा था कि पृथ्वी जब रिवॉल्यूशन करती है तो इसकी प्रत्येक स्थान पर गति कैसे चेंज होती है। तो दोस्तों एक नियम है, केपलर का नियम, साइंस में थोड़ा सा बताता हूं आपको। केपलर के गति संबंधी नियम या केपलर के नियम, केपलर के नियम। दोस्तों केपलर ने 3 नियम दिए थे, केपलर ने 3 नियम दिए थे, और वो तीनों नियम दोस्तों सूर्य से संबंधित या ग्रहों से संबंधित थे। पहला जो नियम दिया था केपलर ने वो ये दिया था कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर दिखाई नहीं दे रहा, और पहला नियम ये दिया था कि जो ग्रह होते हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, या दीर्घवृत्ताकार कक्षा के चारों ओर घूमते हैं, कक्षा के चारों ओर घूमते हैं। मेरा कहने का मतलब केपलर ने ये बोला था कि सन के चारों ओर ग्रह, तो पृथ्वी भी एक ग्रह, तो पृथ्वी भी किस कक्षा में घूम रही होगी, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रही होगी। केपलर ने ऑल ओवर ग्रहों के बारे में बताया था, फर्स्ट लॉ। तो सेकंड लॉ के बारे में यदि हम बात करें, ये फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। अब हम इसके सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ केपलर। तो सेकंड लॉ ऑफ केपलर में यह बताया गया था कि ग्रह जब सूर्य के चारों ओर गति करते हैं तो एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्रफल तय करते हैं। ग्रह जब सूर्य के चारों ओर गति करते हैं तो एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्रफल तय करते हैं, या पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर गति करती है, परिक्रमण करती है, तो वो एक निश्चित समय में एक निश्चित क्षेत्रफल तय करती है। तो मैं लिख देता हूं, ग्रह या पृथ्वी की स्पेस पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते समय एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्रफल तय करती है। मेरा कहने का मतलब क्षेत्रफल यदि समान होगा तो हर जगह समय भी
समान होगा पृथ्वी की परिक्रमण गति करते समय। तीसरे की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये बताया था थर्ड लॉ ऑफ केपलर। इसमें ये बताया था दोस्तों कि पृथ्वी या कोई भी ग्रह, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है, किसी ग्रह की परिक्रमण काल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घवृत्ताकार, मेरा कहने का मतलब आधा, अच्छे से आधा, या उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्ष की, या उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्ष की अर्ध दीर्घवृत्ताकार कक्ष की अर्ध दीर्घ अक्ष की अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो गति के चेंजेबल में मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो ये नियम नहीं होगा, ये नियम नहीं होगा। मैं इस नियम के बारे में आपको, सेकंड लॉ के बारे में आपको बता रहा हूं कि इसका बेनिफिशियल कहाँ हुआ था, ये समझाने में कि जब अर्थ सन का रिवॉल्यूशन करती है तो प्रत्येक स्थान पर उसकी गति में बदलाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मान के चलिए ये मैं एक निश्चित क्षेत्र पर लेता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ, ये तो मान के चलिए ये जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल, जब ये दूरी ज्यादा है तो चौड़ाई कम करनी पड़ेगी मुझे, और यहाँ दूरी कम है तो मैं लगभग चौड़ाई इस तरीके से कर दे रहा हूं। तो दोस्तों लगभग ये और ये क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे दोस्तों, ये बराबर। ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, क्योंकि यहां दूरी कम है इसीलिए चौड़ाई मुझे ज्यादा लेनी पड़ेगी। लेकिन केपलर ने ये बोला था कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी या निश्चित क्षेत्रफल तय करता है, दूरी नहीं होगी, निश्चित क्षेत्रफल तय करता है। तो दोस्तों ये जो क्षेत्रफल है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ दूरी कम है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, पृथ्वी जो गति कर रही है उस गति को करने में मैंने की एक बराबर क्षेत्रफल को तय करने में बराबर समय लगता है। तो जो समय इस कम डिस्टेंस को तय करने में लगेगा वही बराबर क्षेत्रफल में समय ज्यादा डिस्टेंस को तय करने में लगना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल दोनों का क्या है, बराबर है। तो अर्थ को मान के चलते हैं यहाँ पर 10 किलोमीटर, या मैं मान के चलता हूँ 32 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलना पड़ रहा है। तो इससे कम कहाँ चलना पड़ेगा, मान के चलिए 28 किलोमीटर प्रति सेकंड यहाँ चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसे स्थान पर जो एक बराबर समय में तय करना होगा बराबर क्षेत्रफल, तब तो अर्थ को यहाँ तेज चलना पड़ेगा, और यहाँ कम दूरी है, क्षेत्रफल बराबर है लेकिन, तो यहाँ पे इसे धीमे धीमे चलना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब अर्थ अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में प्रत्येक स्थान पर अलग अलग गति से परिक्रमण को क्या करती है, परिक्रमण को पूरा करती है। तो ये चीज आपकी क्लियर समझ में आनी चाहिए दोस्तों कि अर्थ जब परिक्रमण करती है तो उसका समय जो होता है उसकी गति से समय बराबर करने की वजह से उसकी गति में बदलाव देखने को मिलता है। अब मैं यही कंडीशन आपको क्लियर करा देता हूँ दोस्तों इसके बारे में। जो सन होती है, जिस समय वो सूर्य के सबसे पास होती है उसे हम उपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उपसौर। सन जब सूर्य की गति करते समय सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो हम उसे उपसौर कहते हैं, उपसौर या पेरिहीलियन कहते हैं, पेरिहीलियन, इसी को हम बोलते हैं पेरिहीलियन।
हीलियम। सन जब अर्थ के सबसे दूर होती है उसे हम अपसौर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर या एपोहीलियम। एपोहीलियम एक वर्ड और है जो पीसीएस में पूछा गया है कि जो उपसौर होता है इसे एक नाम और दिया जाता है रविनीच। रविनीच इसे याद रखोगे, ये पूछ लिया गया रविनीच। इसे हम दोस्तों दूसरा नाम उसी के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं सूर्योच्च। सूर्योच्च एक रविनीच होता है और एक सूर्योच्च होता है। सूर्योच्च के समय सूर्य का जो प्रकाश होता है, क्योंकि दूर है इसीलिए सूर्य का प्रकाश सबसे कम होता है। सूर्य का प्रकाश सबसे कम होता है। पृथ्वी पर जिस समय सूर्य का प्रकाश सबसे कम होता है तो वो समय होता है अपसौर का। यहाँ सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा होगा क्योंकि सबसे नजदीक है, तो रेडिएशन जो होगा बाय द थ्रू ऑफ सोलर, तो यहाँ सबसे ज्यादा होगा। प्रकाश का सबसे अधिक प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो होगा वो सबसे अधिक होगा। तो हम स्पष्ट कर सकते हैं कि एपीहीलियम जो होता है वो द पॉइंट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट दैट इज farthest away from the sun। मेरा कहने का मतलब द ऑर्बिट, द पॉइंट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, द पॉइंट अर्थ ऑर्बिट दैट इज farthest away फ्रॉम द सन। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि जो एपीहीलियम बिंदु होता है वो सबसे दूरतम या अधिकतम बिंदु होता है पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार कक्षा का, जिसमें वो रिवॉल्यूशन कर रही होती है। वहीं मैं पेरिहीलियम की बात करूं तो दोस्तों ये नियरेस्ट टू द सन होगा। ये नियरेस्ट टू द सन होगा। मेरा कहने का मतलब द पॉइंट ऑफ ऑर्बिट या अर्थ ऑर्बिट या प्लेनेट ऑर्बिट हो सकती है, जहां प्लेनेट भी घूम सकते हैं। ऑर्बिट दैट इज, मतलब ये नियरेस्ट होगा। कौन सा होगा? नियरेस्ट टू द सन, नियरेस्ट टू द सन। तो उपसौर या पेरिहीलियम जो होता है या रविनीच जो होता है वो पृथ्वी की गति करते समय का सबसे नजदीक बिंदु होता है। ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। इस स्थिति में प्रकाश सबसे कम होता है और उपसौर की स्थिति में प्रकाश सर्वाधिक होता है। तो यदि आपसे उपसौर या अपसौर की घटना पूछता है तो ये केवल पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में नहीं होती। यदि पृथ्वी की जगह दोस्तों, पृथ्वी की जगह उपसौर या अपसौर में कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी दोस्तों क्षुद्र ग्रह हो सकता है और कोई भी दोस्तों उल्का पिंड हो सकता है, बशर्ते हो कौन नहीं सकता? उपग्रह। उपग्रह जब पृथ्वी की चारों ओर गति करती हैं तो गति तो परिक्रमण होती है, लेकिन उपसौर और अपसौर नहीं बोला जाएगा। तब उसे क्या बोला जाएगा? तो उसे भी हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? गति करता है, वो भी अपना परिक्रमण करता है। और मैंने बताई भी थी आपको कि चंद्रमा का जो परिक्रमण है वो दोस्तों क्या होता चला जा रहा है? उसका समय ज्यादा होता चला जा रहा है, क्योंकि वो पृथ्वी से 3 से 4 सेंटीमीटर दूर होता चला जा रहा है प्रत्येक साल में। तो मान लो इस तरीके से चंद्रमा गति करता है, ये मून है, ठीक है दोस्तों, ये मून। तो यहां से हम देख रहे हैं ये दूर होगा, दूरतम होगा, ये निकटतम होगा। हमने ये कही थी कि ये अपसौर या उपसौर नहीं बोला जाएगा।
ये बोला जाएगा अपभू। याद रखना, ये आपको पॉइंट, ये टर्मिनोलॉजी याद। अपभू और ये बोला जाएगा दोस्तों उपभू। ये उपग्रह के संदर्भ में है, किसी ग्रह, क्षुद्रग्रह या उल्कापिंड के संदर्भ में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, किसी धूमकेतु के संदर्भ में मैं नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ केवल मैं आपको उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह के बारे में मैंने बताई थी। यदि पृथ्वी या कोई ग्रह या कोई क्षुद्रग्रह या कोई उल्कापिंड को हटा दीजिए, धूमकेतु को लो, धूमकेतु ये गति करते हैं, उस कंडीशन में हम अधिकतम जो होते हैं उसे अपसौर बोलते हैं, अधिकतम दूरी को अपसौर और इसे उपसौर बोलते हैं, निकटतम को उपसौर बोलते हैं। वही कंडीशन यदि हम किसी उपग्रह के संदर्भ में बोले तो ये अपभू और उपभू हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब एपोजी, इसे बोलते हैं एपोजी, एपोजी, एपोजी। यदि उपभू की बात करूं तो ये होती है पेरिजी। ये क्या होती है? पेरी। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट यदि मैं इसी के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो हमने आपको एक चीज बताई थी दोस्तों, वो ये थी कि पृथ्वी अपने रिवॉल्यूशन का जो टाइम लेती है वो लगभग, यदि एक्चुअल बात करोगे तब तो हमने ये बताई थी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। यदि नॉर्मली बुक में देखें तो ये 365 सही 1/4 दिन। मेरा कहने का मतलब साल तो 365 दिन की होती है, तब ये 1/4 दिन जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ ऐड किया जाता है? तो दोस्तों 1/4 दिन का मतलब हो गया कि ये प्रत्येक साल 1/4 दिन बढ़ रहा है, तो ये 4 साल बाद कितना दिन बनेगा? 1 दिन बनेगा। क्या बनेगा? 1 दिन बनेगा। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये 1 दिन पर 4 ईयर, प्रत्येक चौथे वर्ष ऐड कर दिया जाता है और वो वर्ष बन जाता है 366 दिन का। क्योंकि 365 दिन का तो नॉर्मल वर्ष होता है। तो इस 366 दिन वाले वर्ष को दोस्तों अधिवर्ष या लीप वर्ष, ये रीजनिंग में आपको पढ़ाया जाएगा, या लीप वर्ष कहा जाता है। फिर तो मैं बोल सकता हूं, मान के चलिए, माना दैट मीन्स 1984 is a leap year. Then find the next leap year. तो अगला जो लीप ईयर होगा वो क्या होगा? हमें स्पष्ट होना चाहिए। यदि 1984 लीप वर्ष है तो निश्चित रूप से प्रत्येक चौथा वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है। तो अगला लीप वर्ष जो होगा वो 1988 होगा। ये बात आपको क्लियर कट होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लीप ईयर जो होता है वो 4 के मल्टीपल पर जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मान लूं कि 1983 लीप ईयर होगा तो अगला 1987 होगा 4 वर्ष ऐड करने के बाद, ऐसा नहीं होगा। ये कन्फर्म है। लीप ईयर में जब हम 4 से डिवाइडेशन करते हैं तब वो वर्ष लीप ईयर होता है, इसीलिए 1983 लीप ईयर नहीं होगा। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया था आपके सामने, वो एग्जाम्पल था हमारा 1984। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको विशेष फोकस देना है। रिवॉल्यूशन में सामान्यतः इसी टॉपिक को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं दोस्तों कि जब वो पृथ्वी परिक्रमण करती है तो उसका रोल दिन रात के लिए, दिन बड़े और छोटे होने के लिए, ठीक है ना, दिन रात बड़े कहाँ हैं, दिन रात छोटे कहाँ हैं, या ऋतु परिवर्तन के लिए, कहाँ ठंडा मौसम है, कहाँ गर्म मौसम है, कहाँ सर्द है, ठीक है ना, कहाँ पे पतझड़ वाला मौसम है, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपको
कि ये सन है, मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है। दोस्तों आपको पता है हमारी जो अर्थ है, मान के चलिए ये है, मैं ऐसे ही मान लूं, तो ये इस तरीके से 23.5 पे क्या हो रही है, कच्छ से 23.5 पे देखो आप देख रहे होंगे झुक रही है, ये बिल्कुल ऐसी नहीं है, ऐसी होती तो ये झुकी हुई नहीं होती, लेकिन अर्थ है कैसी हमारी, ऐसे रखेंगे तो ये झुकी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है हमारी अर्थ जो है वो लगभग 23.5 डिग्री अपने अक्ष से इस तरीके से झुकी हुई है, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब यह सन की रेडिएशन इसके सामने पड़ेंगे, इसके सामने इस तरह कुछ रेडिएशन ऐसे पड़ रही है इसके सामने और कुछ रेडिएशन ऐसे। तो दोस्तों ये मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूं, जैसे ये सन है, ये पृथ्वी है और ये सन है, ठीक है दोस्तों। तो सूर्य का जो सामने प्रकाश पड़ेगा वो दोस्तों पृथ्वी के ठीक आधे भाग पर पड़ता है, पृथ्वी के ठीक आधे भाग पर पड़ता है। तो यदि पृथ्वी का अभी तो झुकाव ये है और सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो मेरा कहने का मतलब है जब आधे भाग पर पड़ेगा और ये 23.5 झुका हुआ है तो इसके ठीक पीछे 23.5 तक पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब सूर्य का जो आधा भाग पड़ेगा वो इतना, ये लगभग होगा, तो वो ये लगभग ये ऐसे झुक रही है पृथ्वी ना, तो यहाँ 23.5 यहाँ, मेरा कहने का मतलब आधा जो होगा इस तरीके से झुकी हुई है पृथ्वी। एक सेकंड दोस्तों, हमारी पृथ्वी इस तरीके से झुकी हुई है ऐसे, तो इसका जो आधा होगा इसके 23.5 डिग्री पीछे होगा इस तरीके से। मेरा कहने का मतलब यदि पृथ्वी झुकी हुई है तो इतने भाग पर, इतने आधे भाग पर, इस आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, अंधेरा होगा, और इस आधे भाग पर क्या है, इस आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश है। तो मेरा कहने का मतलब जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, उससे ठीक पीछे 23.5 डिग्री क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, सामने पूरा भाग होगा और नॉर्थ पोल के 23.5 डिग्री पीछे तक क्या होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। इस स्थिति में यदि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ठीक पड़ता है तो, और यही अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करोगे तो ये दक्षिणी ध्रुव के 23.5 डिग्री कहाँ होगा, आगे होगा, पीछे नहीं आगे होगा, क्योंकि वो इस तरीके से झुकाव में है तो पीछे तक, ध्रुव के पीछे तक प्रकाश नहीं जाएगा। तो मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि जो व्रत सूर्य के प्रकाश को या पृथ्वी पर दिन और रात को बांटता है, या बोलते हैं अंधेरे और उजाले को बांटता है, उसी को हम प्रदीप्त व्रत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक तरफ उजाला और एक तरफ अंधेरा होगा तो उसके बीच का जो व्रत होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त व्रत कहते हैं। तो मैं यही चीज आपको बताने जा रहा हूं कि अभी सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है तो मैं मान लेता हूं ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों मैं बोल सकता हूँ ठीक आधी पृथ्वी पर पड़ेगा प्रकाश सूर्य का, इधर से पृथ्वी प्रकाश डालेगी तो आधी पृथ्वी पर पड़ेगा, मतलब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी, तो मैं मान लेता हूँ इस तरीके से ये आधे भाग पर पड़ा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ मान लेता हूँ मैं ये यहाँ आधे भाग पर पड़ा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश, और हमने ये बता ही दिया था आपको कि ये अर्थ है और अर्थ में ये विषुवत रेखा होती है और ये कर्क रेखा होती है और ये दक्षिणी गोलार्ध में
मकर रेखा होती है। तो मैं दोस्तों मान लेता हूं कि ये जो है ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये सॉरी ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये मकर रेखा है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये मकर रेखा है। वैसे ही ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये मकर रेखा है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखोगे कि ये जो प्रदीप्त वृत्त से ये मैं ठीक बीचों बीच कर लेता हूं, और ये इस तरीके से ये। ठीक है दोस्तों, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में पहले तो गोलार्ध से आगे 23.5 डिग्री आगे, ये 23.5 डिग्री आगे तक सूर्य का प्रकाश रहेगा, उससे पीछे नहीं जाएगा। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध के अक्ष से 23.5 डिग्री पीछे तक प्रकाश रहेगा, पीछे तक, और ये केवल आगे तक रहेगा। और ये किस वजह से? पृथ्वी के झुकाव की वजह से ऐसा संभव हो पाया, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव है ये। तो आप मुझे ये बताइए कि सूर्य का प्रकाश इस कंडीशन में सामने कहां पड़ रहा है? जो लंबवत पड़ रहा है वो मकर रेखा पर पड़ रहा है। मकर रेखा कहां पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। तो आप ये बताइए सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध के पार्ट में ज्यादा पड़ रहा है या उत्तरी गोलार्ध के में? तो हम ये साफ देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध के पार्ट में सूर्य का प्रकाश क्या पड़ रहा है? कम पड़ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये केवल इतना पड़ रहा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये इतना पड़ रहा है। तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जहां सूर्य का प्रकाश कम होगा, मतलब कम जगह पे होगा, तो पृथ्वी क्या करेगी? मान के चलिए ऐसे, इस समय से पृथ्वी अब यहां कम पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में प्रदीप्त वृत्त से। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको उत्तरी गोलार्ध ज्यादा दिखेगा, लेकिन प्रकाश कहां तक होता है? ये प्रदीप्त वृत्त तक होता है। प्रदीप्त वृत्त मतलब आधे भाग पर, पृथ्वी के आधे भाग पर। तो हम ये देखते हैं कि जब कम पड़ रहा है उत्तरी गोलार्ध में, यहां पड़ रहा है ज्यादा दक्षिणी गोलार्ध में, तो ज्यादा वाला प्रकाश समय पृथ्वी घूमेगी तो ज्यादा समय में घूम पाएगी, जो उजाला ज्यादा समय तक रहेगा दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश कम जगह में है, तो पृथ्वी घूर्णन में कम समय में ही उसे क्या कर देगी? अंधेरे में ले जाएगी, घूम करके पीछे चली जाएगी। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश जिस गोलार्ध में ज्यादा होता है उस गोलार्ध में दिन क्या होंगे? बड़े होंगे। तो यहाँ दिन क्या होंगे? दिन बड़े। कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। ये दक्षिणी गोलार्ध है ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात कैसी होंगी? रात छोटी होगी, रात छोटी। जहां दिन बड़े होंगे इसका मतलब सूर्य का प्रकाश क्या होगा? सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा। सूर्य जब ज्यादा होगा तो गर्मी होगी। इसका मतलब क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु, या बोल सकते हैं इसे दोस्तों दक्षिणी आयनात। दक्षिणी आयनात। दक्षिणी आयनात का मतलब सूर्य इस समय कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है, या हम इसे बोल सकते हैं ग्रीष्म आयनात। सॉरी शीत। हम अपने इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? इस समय गर्मी है, तो हमारे यहाँ क्या होगी? हमारे यहाँ होगी दोस्तों ग्रीष्म ऋतु, सॉरी शीत ऋतु। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी है तो उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश कम पड़ रहा है, तो यह ठंड का मौसम होगा। और इसीलिए हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में कि पहले से ही चला आ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध वाले जो देश थे वो विकसित देश हैं, आज भी विकसित देश हैं। तो सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध के देश जो भी बात मानते हैं, जो भी बात बोलते हैं, वो दक्षिणी गोलार्ध वाले देश मान लेते हैं। तो यदि यहाँ हम अगर शीत आयनात बोलेंगे, शीत ऋतु बोलेंगे, ये क्या होगी? शीत ऋतु। इसी को शीत आयनात भी बोलते हैं, शीत आयनात। तो ये शीत आयनात का कहने का मतलब मेरा ये है कि इस समय कहाँ पे होगी ठंड? इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंड होगी, लेकिन उनकी बातों को फॉलो कौन कर लेते हैं? फॉलो कमजोर देश हैं दक्षिणी गोलार्ध के, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध वाले देशों की बातों को फॉलो कर लेते हैं। अब देखना दोस्तों, जब यहाँ उजाला ज्यादा जगह में है तो देखना अंधेरा कितने में होगा? कम।
मेरा कहने का मतलब जहां उजाला है वो गर्मी होगी, तो अंधेरा कम होगा, तो इसीलिए यहाँ रात कैसी होंगी, छोटी होंगी। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी, तो दोस्तों देखना कम जगह में प्रकाश पड़ रहा है, इसका मतलब दिन कैसे होंगे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में, दिन छोटे। हमारे यहाँ देखते होंगे ठंड के समय क्या होते हैं, दिन छोटे होते हैं। अब देखना रात अंधेरा कितने में है, ज्यादा में, इसकी अपेक्षा ज्यादा में है, तो रात क्या होंगे हमारे यहाँ, रात बड़ी। और हम देखते भी हैं ठंड के समय रात हमें काफी बड़ी महसूस होती है और दिन छोटे महसूस होते हैं। वैसे ही मैं इसकी बात करूं तो पृथ्वी जब परिक्रमण करते करते 3 महीने में कहां पहुंचती है, तो ये जो समय होता है, ये समय होता है दोस्तों 22 दिसंबर का, यहाँ वाला जो समय होता है ये 22 दिसंबर का समय होता है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी या लंबवत पड़ती है। इसे हम दोस्तों शीत संक्रांति भी बोलते हैं, शीत संक्रांति है, शीत संक्रांति, ये संक्रांति फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है। अब दोस्तों ये 22 दिसंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, लगभग मैं 21 मार्च की बात बता रहा हूँ आपको, किसकी बता रहा हूँ, 21 मार्च। तो इस स्थिति में अब देखो अर्थ क्या कर रही है, इस तरीके से हमारी अर्थ देखो ये इस तरीके से, और ये अपनी गति ऐसे तो कर ही रही है रोटेशन, उसके साथ साथ ऐसे भी गति कर रही है, देखो इस तरीके से ये भी गति कर रही है, ये गति, ठीक है। तो अब ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय ले रही है, 3 महीने ले रही है। तो दोस्तों जब 3 महीने लेगी तो अभी यहां थी, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में यहां थी, अभी ये थी पृथ्वी, इस तरीके से झुकी हुई थी पृथ्वी, इस तरीके से झुकी हुई थी अभी। अब ये कहाँ आ गई, इस तरीके से आ गई। इस तरीके से मेरा कहने का मतलब जब 21 मार्च का समय होता है तो ये सूर्य का प्रकाश ठीक देखो दोनों ध्रुवों से होकर जाएगा, इससे भी होकर जाएगा और इससे भी होकर जाएगा, क्योंकि आधा भाग पृथ्वी का इधर है और आधा भाग इधर होगा, क्योंकि इधर इस साइड से झुकाव कोई मायने नहीं रखता है। मेरा कहने का मतलब ठीक आधा भाग प्रकाश से घिरा हुआ होगा और उसके ठीक आधा भाग किससे घिरा हुआ होगा, अंधेरे से होगा। लेकिन जब आधा भाग इस तरीके से करोगे आप तो हम साफ देख रहे हैं ध्रुवों से ही काटना पड़ेगा हमें, इस तरीके से। तो जो प्रदीप्त वृत्त जाएगा, जो प्रकाश वाला वृत्त जाएगा, वो वृत्त कहां तक रहेगा, उत्तरी ध्रुव पर भी होगा और दक्षिणी ध्रुव पर भी होगा। तो इस कंडीशन में जब आधा पृथ्वी के आधे भाग पर प्रकाश है और आधे भाग पर क्या है, अंधेरा है, तो दिन रात क्या होंगे, दिन रात बराबर होंगे। इस कंडीशन में दोस्तों 21 मार्च की कंडीशन में जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ उत्तरी बसंत होगा, ये ऋतु जो होगी सन के उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी बसंत, नीचे जो होगी वो पतझड़ होगा, एटम से होगा, ऊपर जो होगा वो स्प्रिंग होगा, या इसे हम बोल सकते हैं बोरियोलिस स्प्रिंग, बोरियोलिस मैंने कि उत्तरी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा बोला जाता है, तो बोरियोलिस स्प्रिंग या उत्तरी बसंत, और इसे बोला जाता है दक्षिणी पतझड़ का मौसम होगा, एटोमन से होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और दिन रात क्या होंगे इस कंडीशन में, इस कंडीशन में दिन रात बराबर होंगे। तो ये उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों उत्तरी बसंत होगा, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी बसंत, ठीक है। और दिन रात क्या होंगे यहाँ, अब ये ऐसे मत देख लेना, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है इस तरीके से कम और ज्यादा, लेकिन रियलिटी क्या है इसकी रियलिटी देखो ये है। अब सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है सामने, इसके ठीक सामने, तो ये बिल्कुल आधे भाग पर पड़ेगा, ये बिल्कुल प्रदीप्त वृत्त जो इस कंडीशन में बनेगा दोस्तों, वो प्रदीप्त वृत्त बनेगा कुछ ऐसा, देखो ये है, देखो ऐसा बनेगा कुछ ऐसा। तो देखो दोनों ध्रुवों से होकर के प्रकाश जा रहा है इस कंडीशन में। तो दोस्तों यहां दिन रात क्या होंगे, दिन रात बराबर, दिन रात कैसे होंगे, बराबर होंगे। और साउथ गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ये होगा शरद ऋतु, ये चीज आपको याद रखनी है। ये कब का समय है, ये समय है दोस्तों 21 मार्च का समय है, ठीक है। अब उसके जस्ट बाद ही जैसे ही अर्थ रोटेशन करते करते यहाँ फिर से 3 महीने में, मतलब मार्च के बाद अप्रैल,
मई और जून। तो ये समय होगा 21 जून। 21 जून, 21 जून का मतलब अब अर्थ जो है वो इस कंडीशन में है। देखो अब ये अर्थ जो है इस कंडीशन में, तो हम क्या देख रहे हैं, जो सन का प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश जो है वो देखना उत्तरी गोलार्ध में 23.5 की मकर रेखा, मकर रेखा पर पड़ रहा है सीधा लंबवत। देखो ये देखना, ये अक्ष है और ये भी पृथ्वी का अक्ष। देखो तो सन का प्रकाश जो पड़ रहा है अब कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में मैक्सिमम पड़ रहा है। अब इसके ठीक विपरीत वाली कंडीशन आ गई, उत्तरी गोलार्ध में, इंडिया कहाँ पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो दोस्तों आप एक चीज बताइए, ये प्रदीप्त व्रत है, ठीक है, ये प्रदीप्त व्रत है। अब ये क्या है, गोलार्ध। आप मुझे ये बताइए, ये पार्ट ज्यादा होगा या ये वाला पार्ट ज्यादा होगा, ये तो कम है ना। तो अब दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश कम जा रहा है, कम भाग पर प्रकाश जा रहा है, और उत्तरी गोलार्ध में देखना प्रकाश कितने पे जा रहा है, ये इतने पार्ट को घेर रहा है, और अंधेरा बहुत कम पार्ट को घेर रहा है। ये अंधेरा घेर रहा है बहुत कम पार्ट को, अंधेरा, और ये दिन है, उजाला है। तो मेरा कहने का मतलब अब उत्तरी गोलार्ध 21 जून के समय उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा, दिन बड़े होंगे और रात छोटी होंगी। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, जिसमें भारत भी है, उत्तरी गोलार्ध। इसके ठीक विपरीत, जो वहां से ठीक विपरीत हुई थी, अब यहां देख लूं, यहां कम एरिया है, इसकी अपेक्षा एरिया कम है, तो यहां दिन क्या होंगे, दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे, और रात का एरिया क्या है, ये काफी बड़ा है, और रात क्या हो जाएंगी है, बड़ी हो जाएंगी। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत का मौसम होगा, शीत मौसम, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु। हम देखते हैं अभी जो जून का महीना चल रहा है, तो ये क्या गर्मी पड़ रही है, ग्रीष्म ऋतु। वो उसका कारण क्या है कि मैक्सिमम सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, इसीलिए सोलर रेडिएशन मैक्सिमम कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। और सोलर रेडिएशन को जब पृथ्वी एब्जॉर्ब करती है तो मैक्सिमम आइसोलेशन भी, सूर्य ताप भी उसी क्षेत्र पर होता है। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होगी, इसी को हम बोल सकते हैं दोस्तों ग्रीष्म आयनात, ग्रीष्म आयनात या उत्तरी आयनात, उत्तरी आयनात। आयनात मतलब उत्तरी गोलार्ध में सन इस समय मौजूद है। नेक्स्ट इसी को बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति। ग्रीष्म संक्रांति भी दोस्तों इसे बोला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है आपसे कि दिन रात बड़े और छोटे क्यों होते हैं, आपको पता चल गई। दूसरा, यही गति करते करते फिर से 3 दिन में और 3 महीने में दोस्तों फिर से कहाँ जाती है, इस कंडीशन में जाती है। मेरा कहने का मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये कंडीशन जो होगी वो 23 सितंबर की होगी। क्या होगी ये कंडीशन, आप देख लो, पृथ्वी तो ऐसे ही रोटेशन कर रही है, तो अब ये इस स्थिति में होगी। अब देखना दोस्तों, इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश फिर से 21 मार्च वाली कंडीशन है, 21 मार्च को इधर था और अब इधर आ गया। मेरा कहने का मतलब फिर से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से होकर के क्या जा रहा है, प्रदीप्त व्रत जा रहा है, प्रकाश जा रहा है। ठीक आधा भाग अंधेरे में होगा, ठीक आधा भाग उजाले में होगा। इसका मतलब क्या है, जब पृथ्वी दिन रात बनाएगी, दिन रात कौन बनाता है, रोटेशन बनाता है, तो जब आधा भाग ठीक उजाले में है तो देखना ये आधा कंप्लीट होने में जितना समय लग रहा है उतना अंधेरे को भी तो यहाँ आने में उतना ही समय लग रहा है। इसका मतलब क्या है, अंधेरा उजाले में आने में जितना समय ले रहा है उतना ही उजाला अंधेरे में जाने में समय ले रहा है। इसका मतलब क्या है, अंधेरा मतलब रात, उजाला मतलब दिन, तो जितना दिन होगा उतना ही रात होगी। तो इस स्थिति में दिन रात क्या होंगे दोस्तों, दिन रात बराबर होंगे, दिन रात क्या होंगे, बराबर। और दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, शरद ऋतु, ठीक इसके विपरीत। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, बसंत ऋतु, बसंत, या इसी को बोल सकते हो दोस्तों ऑस्ट्रे स्प्रिंग, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या पढ़ाया आपको, हमने ये पढ़ाया कि ये अक्षीय झुकाव की वजह से क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। दिन और रात, बड़े और छोटे, दिन और रात नहीं होते,
दिन और रात जो होते हैं वो तो घूर्णन के कारण होते हैं। 24 आवर में जब पृथ्वी अपना चक्र पूरा करती है तो दिन और रात बनते हैं। लेकिन दिन और रात बड़े छोटे का होने का मतलब क्या है, उसके पीछे का कारण है परिक्रमण। तो जहां सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है उस गोलार्ध में ज्यादा क्षेत्र में सूर्य उजाला होता है, इसीलिए उस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु होगी, गर्मी वाली ऋतु होगी और दिन बड़े हो जाएंगे। ध्यान रखना, जहाँ गर्मी होगी वहां दिन बड़े होंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा क्षेत्र में है और रोटेशन का समय भी ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए दिन क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। वैसे ही हमने ये बताया था 21 मार्च और 23 सितंबर वाला, तो इसमें भी कंडीशन यही होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसी में दोस्तों हमारा वो ये होगा, हमने आपको यहाँ जो स्पष्ट कराया वो ये कराया कि आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि विषुवत रेखा पर दिन और रात हमेशा कब बराबर होंगे। तो विषुवत रेखा पर मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों ये पृथ्वी, तो विषुवत रेखा पर हमेशा क्या होते हैं, 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर हमेशा दिन और रात बराबर, ये विषुवत रेखा का। और यदि हम यही बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर की, 23 सितंबर की, तो विश्व में दिन और रात बराबर, विश्व में क्या होंगे, दिन और रात बराबर होते हैं। कब होते हैं ये, 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। इसी में अगर आप ध्यान रखोगे 21 मार्च और 23 को, इसे इक्विनॉक्स बोलते हैं, विषुव। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, विषुव, या बोल सकते हो इक्विनॉक्स। ध्यान रखना, तो जब दिन और रात बराबर होते हैं उस घटना को हम विषुव या इक्विनॉक्स बोलते हैं। इसके ठीक विपरीत सोलिस्टिक होती है, सोलिस्टिक जिसे संक्रांति बोलते हैं। इसके ठीक विपरीत एक घटना होती है सोलिस्टिक, जिसे हम संक्रांति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कब होती है, ये होती है 21 जून और 22 दिसंबर। सोलिस्टिक में ध्यान रखना दो कंडीशन होती हैं, या तो दिन बड़े और रात छोटे, सोलिस्टिक में संक्रांति में, और या तो दिन छोटे और रात बड़ी होगी। तो ये दो घटनाएं आपको याद रखनी है, ये घटना सोलिस्टिक में होती है। ठीक है ना, 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति होगी और 22 दिसंबर को शीत संक्रांति होगी। ठीक है ना, यहां ग्रीष्म संक्रांति होगी कब, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उस स्थिति में क्या होगा, ग्रीष्म मतलब समर सोलिस्टिक होगा। ऐसे हम बोलते हैं समर सोलिस्टिक। ठीक है, इसी में अगर 22 दिसंबर की बात करें तो ये विंटर सोलिस्टिक होगा, मतलब शीत संक्रांति। तो ये तो आपको पता है, जब सूर्य मकर रेखा पर, मैंने आपको समझाया था मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो ये बात भी आपको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें आपसे कि विषुव, इक्विनॉक्स, सोलिस्टिक, संक्रांति, ये पूरी दुनिया में दिन रात कब बराबर होंगे, तो ये 21 मार्च और 23 मार्च, इसे हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये ध्रुवों पे भी क्या होंगी, इस स्थिति में ध्रुवों पे भी क्या पहुंचेंगी, ध्रुवों पर भी सूर्य की किरणें पहुंचती, सूर्य की किरणें पहुंचती है। क्यों पहुंचती है देख लो, 21 जून को मैंने बताया था, 21 जून की जो कंडीशन होती है वो ऐसे होती है, सॉरी 21 मार्च की कंडीशन और 23 सितंबर की ये होती है।
ये 23 सितंबर की होती है, और इसके ठीक विपरीत अगर बात करोगे तो 21, तो देखना बराबर पड़ रहा है। तो मैंने कही थी सूर्य का प्रकाश यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को टच करना चाहिए। प्रदीप्त वृत्त जो बनेगा वो प्रदीप्त वृत्त मतलब प्रकाश जहाँ तक पहुँचता है। प्रकाश पृथ्वी को दो भागों में जब बांटता है, एक प्रकाश उजाला वाला भाग और एक अंधेरा भाग, उसके बीच वाले वृत्त को हम क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर जाता है। कब जाता है? तो आपसे पूछेंगे भाई ध्रुवों पर भी प्रकाश कब होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को ध्रुवों पर भी क्या होता है? प्रकाश होता है। इसे हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स की घटना में दिन और रात जो होते हैं वो दोस्तों बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपको भी याद रखना है, मैं बार बार प्रदीप्त वृत्त ही बोल रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब है क्लास लंबी हो जाएगी, इसीलिए इससे अगला, अभी रिवॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, इससे अगला क्लास जो होगा उसमें रिवॉल्यूशन का अगला पार्ट हम पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। नमस्कार दोस्तों।